हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं दीपक एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लैब असिस्टेंट का, जो पहले हमने छोड़ा था बाकी, वायव फ़ोटो की ज्यामिति, वायव फ़ोटो के प्रकार हम लोगों ने कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे वायव फ़ोटो की ज्यामिति, वायव फ़ोटो की ज्यामिति, ठीक है। जियोमेट्री ऑफ एरियल फोटोग्राफ, जियोमेट्री ऑफ एरियल फोटोग्राफ, ठीक है, एरियल फोटोग्राफ, ये पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, ज्यामिति को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि किसी भी फोटोग्राफ की जो सापेक्ष स्थिति है धरातल के साथ, वो समझना ज़रूरी है। क्या समझना ज़रूरी है? सापेक्ष स्थिति। फोटोग्राफ की क्या समझना ज़रूरी है? सापेक्ष स्थिति। किसके साथ? धरातल के साथ, धरातल के साथ। तभी हम जान पाएंगे कि उसकी ज्यामिति क्या है, फोटो ज्यामिति में है या फिर नहीं है। तो उसके जानने के लिए सापेक्ष धरातल के साथ हमें उसकी स्थिति जाननी होगी। और वो कैसे जानेंगे? जब हम उसे धरातल के साथ अनुस्थापन करेंगे, ठीक है। जब उसके साथ रखेंगे तभी पता चलेगा कि हाँ भाई, इसकी ज्यामिति ये है और इसकी ज्यामिति में ये है, ठीक है। दोनों में अंतर किस प्रकार से है। तो प्रदर्शन के संबंध में धरातल पर किरणें किस प्रकार प्रक्षेपित होती हैं। तो जब इन्हें प्रदर्शित किया जाता है तो धरातल के संबंध में, प्रदर्शन के संबंध में धरातल पर जो किरणें प्रक्षेपित होती हैं वो किस प्रकार होती हैं, ठीक है। धरातल पर किरणें किस प्रकार प्रक्षेपित होती हैं, तो उस प्रक्षेपण को समझने के लिए 3 उदाहरण बताए गए हैं। कितने उदाहरण बताए गए हैं? 3 उदाहरण बताए गए हैं। 3 उदाहरण बताए गए हैं। अब वो उदाहरण देखते हैं अपन, कौन कौन से उदाहरण हैं, कौन कौन से प्रक्षेप के उदाहरण हैं वो, ठीक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, और वो पहला उदाहरण है वो है समांतर प्रक्षेप। समांतर प्रक्षेप कि प्रक्षेपण किस प्रकार से काम करता है। पहला कौन सा है? समांतर प्रक्षेप। इसे बोल सकते हैं आप लोग पैरेलल, 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 पैरेलल प्रोजेक्शन। क्या बोल सकते हैं? पैरेलल प्रोजेक्शन। इसमें क्या होता है कि इस प्रक्षेप में प्रक्षेपित किरणें समांतर होती हैं। प्रक्षेपित किरणें कैसी होती हैं? प्रक्षेपित किरणें समांतर होती है। कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलर हो, वो लंब ना हो तो भी चलेगा, ऐसे लंब ना हो ना तो भी चलेगा, लेकिन होनी क्या चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए, एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। लंब हो, परपेंडिकुलर, धरातल पर परपेंडिकुलर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन समांतर होनी चाहिए। कौन से प्रक्षेप में? समांतर प्रक्षेप में या पैरेलल प्रोजेक्शन में, ठीक है। तो देखिए आप लोग, मैं ये बनाता हूं डायग्राम। ये एक त्रिभुज है, मैंने ये त्रिभुज बना दिया, ठीक है, ये त्रिभुज बना दिया। अब इस त्रिभुज में ये जो रेखाएं, ये जो किरणें होंगी वो समांतर होंगी। क्या होंगी? समांतर होंगी। लंब चाहे हो ना हो, ठीक है, लेकिन एक दूसरे के समांतर जरूर होनी है, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये, इसको करता हूँ मैं से। लंब हो चाहे ना हो, लेकिन परपेंडिकुलर हो चाहे ना हो, लेकिन पैरेलल जरूर होगी, एक दूसरे के समांतर जरूर होगी। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये समांतर प्रक्षेप का उदाहरण है। समांतर प्रक्षेप। कौन सा प्रक्षेप? समांतर प्रक्षेप। ये ज्यामिति पढ़ रहे हैं हम, वायव फोटो की ज्यामिति। ये तो हो गया। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण किस प्रकार का है, और दूसरा उदाहरण है लंबकोणीय प्रक्षेप। कौन सा प्रक्षेप? लंबकोणीय प्रक्षेप।
दूसरा लंब कोणीय प्रक्षेप, लंब कोणीय प्रक्षेप, इसे बोलते हैं ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। कौन सा प्रोजेक्शन? ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। ठीक है, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन भी क्या होता है? समांतर प्रक्षेप की तरह ही होता है। ठीक है, लेकिन इस समांतर प्रक्षेप में जब स्पेशल केस आ जाए, ठीक है, विशेष स्थिति उत्पन्न हो जाए, ठीक है, समांतर प्रक्षेप की तरह ही है, समांतर प्रक्षेप की भांति, परंतु क्या होगा? स्पेशल केस, विशेष स्थिति में, विशेष स्थिति होगी इसकी विशेष स्थिति क्या होगी कि इसकी जो किरणें होगी वो धरातल पर लंब कोणीय पड़ेगी। कैसी पड़ेगी? लंब पड़ेगी, सीधी, बिल्कुल सीधी, ऐसे। ये बना दिया मैंने, देखो त्रिभुज, और इसकी जो किरणें होंगी वो कैसी पड़ेगी? धरातल पर बिल्कुल सीधी, और ये भी क्या होगी? समांतर होगी एक दूसरे की। क्या होगी? समांतर होगी, समांतर होंगी एक दूसरे के। ठीक है, ये हो गया आपका लंब कोणीय प्रक्षेप, ए बी सी, ए बी और सी, ये हो गया लंब कोणीय, लंब कोणीय प्रक्षेप। जो आपके मैप होते हैं ना, मैप, मानचित्र, वो इसी प्रक्षेप पर बनते हैं, लंब कोणीय प्रक्षेप पर बनते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो धरातल होता है, इसमें धरातल की दूरियों का, लक्ष्य के कोण का और उसके क्षेत्र में दर्शाई गई ऊंचाई का, उसमें कोई भी अंतर वहां पर दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये सारे जो उच्चता अंतर हैं उनसे मुक्त होते हैं, चाहे कोई 10 मीटर हो, चाहे कोई 100 मीटर हो, अलग से नहीं दिखेगी मैप पर। ठीक है, 10 मीटर की वाली भी दिखेगी कि हाँ यहाँ पर ऊंचाई है, और 100 मीटर वाले भी ऐसे ही दिखाई देगी। ठीक है, बिल्कुल सीधे देखेंगे तो लगेगा कि हाँ बस केवल समतल है, और थोड़ा बहुत पता चलता है कि हाँ यहाँ पर कोई ऊंचाई वाली भाग है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? बिल्कुल सीधा होता है। क्या होता है? बिल्कुल सीधा, ऑर्थोगोनल, बिल्कुल सीधा, लंबवत होता है। समांतर किरणें चलती हैं किंतु लंब के रूप में। आगे बात समझ में? ये हो गया दूसरा आपका लंब कोणीय प्रक्षेप। अब नंबर 3 है आपका केंद्रीय प्रक्षेप। क्या है? केंद्रीय प्रक्षेप। नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 जो है वो है केंद्रीय प्रक्षेप, और आपकी जो वायव फोटो ली जाती है वो हमेशा किस पर ली जाती है? केंद्रीय प्रक्षेप पर ली जाती है। कौन सा प्रक्षेप? केंद्रीय प्रक्षेप, सेंट्रल प्रोजेक्शन, सेंट्रल प्रोजेक्शन। ध्यान से समझिएगा इसे, क्योंकि वायव फोटो में उपयोग किसी का होता है? केंद्रीय प्रक्षेप का उपयोग ही होता है। ठीक है, प्रक्षेपित किरणें किसी एक बिंदु से गुजरती है। प्रक्षेपित किरणें किससे गुजरती है? किसी एक बिंदु से। यहां पर लिखिएगा, प्रक्षेपित किरणें, प्रक्षेपित किरणें किसी एक बिंदु से गुजरती है, एक बिंदु से गुजरती है। ठीक है, समझते चलिएगा, जिसे संदर्श केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? संदर्श केंद्र, संदर्श केंद्र कहते हैं। धरातल से जितनी भी किरणें आएंगी वो एक पर्टिकुलर केंद्र से गुजरेंगी, उसे कौन सा केंद्र कहेंगे? संदर्श केंद्र कहेंगे, या इंग्लिश में इसे बोलते हैं पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव सेंटर। क्या कहेंगे? पर्सपेक्टिव सेंटर या संदर्श केंद्र। क्योंकि धरातल से जितनी भी किरणें आ रही हैं वो सारी किसी एक निश्चित बिंदु से होकर के गुजरेंगी। इसीलिए इन प्रक्षेपित किरणें जब ये किसी एक बिंदु से गुजरती है तो उस बिंदु को क्या बोलते हैं? संदर्श केंद्र या पर्सपेक्टिव सेंटर। आगे बात समझ में?
एक लेंस के द्वारा प्रक्षेपित आकृति को केंद्रीय प्रक्षेप माना जाता है। कोई भी लेंस है, इस लेंस के केंद्र द्वारा कोई भी आकृति प्रक्षेपित की जाती है ना, चाहे वो किसी भी दिशा में जा रही हो, और उसी आकृति को क्या कहेंगे? केंद्रीय प्रक्षेप कहेंगे। क्या बोलेंगे? केंद्रीय प्रक्षेप। केंद्रीय प्रक्षेप। क्यों? क्योंकि वो सारी एक केंद्र से होकर के जा रही है। ठीक है, आगे बात समझ में इतनी। ये बात हमेशा याद रखना कि वायव फोटो हमेशा किस पर ली जाती है? केंद्रीय प्रक्षेप पर ली जाती है। लिखना चाहो तो लिख लीजिए। जैसा कि ज्ञात है कि वायव फोटो केंद्रीय प्रक्षेप पर ली जाती है। केंद्रीय प्रक्षेप पर ली जाती है। ठीक है, अब देखो, मान लो मैंने ये त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज बना दिया मैंने। ठीक है, अब यहां से किरणें आ रही हैं। क्या हो रही हैं? यहां से किरणें आ रही हैं। अब ये किरणें क्या करेंगी? एक जो निश्चित बिंदु होगा उससे गुजरेंगी। ठीक है, ये किसी एक निश्चित बिंदु से गुजरेंगी सारी की सारी, और इस निश्चित बिंदु से गुजरेगी, उसको अपन लोगों ने क्या नाम दिया? ओ नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? ओ। और इसे ए बी सी, ठीक है, ये सारे एक ही बिंदु से गुजर रही है, ए बी और सी। ठीक है, ए बी बी सी सी कौन से बिंदु से गुजर रही है? ओ बिंदु से गुजर रही है। और इसे ही क्या बोलेंगे? इसे ही बोलेंगे संदर्श केंद्र। क्या बोलते हैं? संदर्श केंद्र या पर्सपेक्टिव सेंटर। क्या बोलेंगे? पर्सपेक्टिव सेंटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक विशुद्ध ऊर्ध्वाधर समतल भूभाग का वायव फोटो ज्यामितीय रूप से उस क्षेत्र के मानचित्र के समान ही होगा। इसे मिटा देता हूं मैं। ठीक है, कोई भी ऊर्ध्वाधर भाग है, कोई भी ऊर्ध्वाधर भाग है, जब उसका वायव फोटो लिया जाएगा, जब उसका वायव फोटो लिया जाएगा, ऊर्ध्वाधर भाग भी कैसा होना चाहिए? समतल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समतल होना चाहिए। जब उसका वायव फोटो लिया जाएगा तो जो मानचित्र की ज्यामिति होगी, वही ज्यामिति किसकी होगी? वायव फोटो की होगी। ठीक है, यानी कि ऊर्ध्वाधर लेकिन समतल जो जगह की अगर वायव फोटो लेंगे, उसकी जो ज्यामिति है वहां के मानचित्र की ज्यामिति के समान होगी। लेकिन किंतु क्या हो? फोटोग्राफ में झुकाव हो गया। फोटोग्राफ में क्या हो गया? झुकाव हो गया। तो क्या होगा? मानचित्र के समान उसकी ज्यामिति ना होकर के उसकी ज्यामिति में क्या होगा? परिवर्तन होगा। ज्यामिति में क्या होगा? परिवर्तन होगा। क्योंकि मानचित्र तो केवल एक ही चीज दिखाता है कि हाँ भाई यहाँ पर कोई चीज है, लेकिन जैसे ही कैमरे का लेंस थोड़ा सा झुकाएंगे, फोटोग्राफ में झुकाव आ जाएगा और उसकी पूरी की पूरी ज्यामिति बदल जाएगी। जैसे ऊर्ध्वाधर से लेंगे तो वर्ग रूप में बनेगा, बाकी जितनी भी बनेंगी अल्प में और अति तिर्यक में, वो कैसी बनेगी? समलंब बनेगी। तो ज्यामिति में क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा तुरंत ही। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि एक विशुद्ध ऊर्ध्वाधर समतल भूभाग का वायव फोटो ज्यामितीय रूप से उस क्षेत्र के मानचित्र के समान होगा, किंतु फोटोग्राफ में झुकाव तथा धरातलीय उच्चावचों के कारण, धरातल में भी उच्चावच है, ठीक है, कहीं पर पठार है तो कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर खाई है, तो वायव फोटो की ज्यामिति पॉसिबल ही नहीं है कि एक समान आ जाए। उसमें कुछ ना कुछ तो डिस्टॉर्शन हो गई, कुछ ना कुछ तो विचलन हो गई। ठीक है, तो मानचित्र के समान ज्यामिति वायव फोटो की बिल्कुल नहीं होती। और वायव फोटो की अगर ज्यामिति समान है, इसका मतलब वो वायव फोटो किससे ली गई है? ऊर्ध्वाधर प्रक्षेप में ली गई है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर में। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर फोटो ही ली जाती है हमेशा वायव फोटो में।
अगर ऐसे लेंगे टेढ़ा करके तो अगर 30 डिग्री तक जाएगा तो अल्पतिर्यक, 30 डिग्री से ज़्यादा जाएगा तो वो अतितिर्यक कहलाएगा। उसकी जो ज्यामिति है वो चेंज हो जाएगी, वर्ग से कैसी बन जाएगी, समलंब बन जाएगी। ठीक है, आगे बात समझ में। और इस कारण उच्चावच के कारण या फिर फोटो की झुकाव के कारण जो ज्यामिति होगी वो मानचित्र से भिन्न होगी, मानचित्र से क्या होगी, भिन्न होगी। चलिए ठीक है, अब देखते हैं, एक चीज समझते हैं। मान लीजिए अपने पास कैमरा का लेंस का सेंटर है, उस लेंस के सेंटर को मान लिया अपन लोगों ने एस, क्या मान लिया, एस सेंटर मान लिया। इसे हिंदी में क्या बोला था अपन लोगों ने, संदर्श। क्या बोला था, संदर्श बोला था। अब थोड़ा सा इंग्लिश है क्योंकि इसकी हिंदी क्या है थोड़ी सी क्लिष्ट थी, तो मैंने इंग्लिश में नोट्स बनाए। द बंडल ऑफ लाइट्स रेज कमिंग फ्रॉम द ग्राउंड प्लेन। ठीक है, बंडल ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट के बंडल जब आ रहे हैं ऊपर ग्राउंड से, ठीक है, तो वो क्या होंगे, एक जगह कन्वर्ज होंगे। ठीक है, आगे बात समझो। कन्वर्ज एट दिस पॉइंट, कौन से पॉइंट पर कन्वर्ज होंगे, एस पॉइंट पर। जब नीचे से धरातल से किरणें आएंगी, किरणें कैसे आएंगी, नीचे कोई बल्ब लगा हुआ है क्या, ना, किरणें कैसे आएंगी, जब सन की रेज धरातल पर पड़ेगी तो एक चीज होती है रिफ्लेक्शन, परावर्तन। उस परावर्तन के कारण ही हमें चीजें दिखाई देती हैं। तो जैसे ही परावर्तित होकर के किरणें आएंगी ऊपर की ओर, तो वो किस में आकर के कन्वर्ज होंगी, किस में आकर के अभिसरित होंगी, किस में आकर के इकट्ठी होंगी, वो होंगी एस सेंटर पर, कैमरे के लेंस, जिसे क्या कहा गया, संदर्श बिंदु या संदर्श केंद्र कहा गया। ठीक है, एंड डाइवर्स फ्रॉम देयर टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेन, और किस ओर जाएंगी, यहां से होते हुए जो नेगेटिव होती है फोटोग्राफ की उसकी तरफ जाएंगी। ठीक है, फोटोग्राफ की नेगेटिव की तरफ जाएंगी। आ रही है बात समझ में। एस सेंटर पर जो कैमरे का लेंस था उसके सेंटर पर धरातल से किरणें आई और एस सेंटर पर आकर के इकट्ठा हो गई, और यहां से गुजर करके जो नेगेटिव होता है फोटो का उस पर जाकर के टकराएंगे, उस पर जाकर के टकराएंगे। टू फॉर्म इमेज एट द ऑब्जेक्ट, किसके लिए टकराएंगी, जो ऑब्जेक्ट से ये किरणें आई हैं, जिस चीज की हमें फोटो लेनी है उस चीज की फोटो लेने के लिए ये सारी चीजें क्या करेंगी, नेगेटिव पर जाकर के टकरा जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है दस द सेंट्रल प्रोजेक्शन इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट ऑल स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट, यानी कि जितनी भी सीधी लाइन है, केंद्रीय प्रक्षेप, केंद्रीय प्रक्षेप ये बताता है कि जितनी भी जो स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, वो सारी कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पर जाकर के इकट्ठा होगी। अर्थात वह सीधी रेखा जो वस्तु एवं आकृति के संगत बिंदुओं को जोड़ती है एक ही बिंदु से होकर के गुजरती है, और उस बिंदु का नाम क्या है, एस बिंदु। ये याद रखना, संदर्श केंद्र। ठीक है, ये केंद्रीय प्रक्षेप में होता है, केंद्रीय प्रक्षेप में ही किरणें एक बिंदु से होकर के जाती है। ठीक है, यदि कैमरा अक्ष से होते हुए नेगेटिव की सतह पर एक लंब खींचा जाए, कैमरा सतह से होते हुए नेगेटिव की सतह पर एक लंब खींचा जाए, मैं यहां पर लंब खींचता हूं। ठीक है, कैमरा अक्ष से नेगेटिव की सतह पर ये लंब खींच दिया मैंने, ये तो सारी बराबर सी हो गई, इनको मैं ऐसे कर देता हूं और इसको डॉट डॉट कर देता हूं। ठीक है, खींचा जाए, जिस बिंदु पर यह लंब मिलता है उसे प्रधान बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर कैमरा लेंस से नेगेटिव की सतह पर जिस बिंदु पर जाकर के ये लंब मिलता है उसे बोलते हैं प्रधान बिंदु। क्या बोलते हैं, प्रधान बिंदु, या इसे बोलते हैं प्रिंसिपल पॉइंट। प्रिंसिपल पॉइंट क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल पॉइंट होते हैं। ठीक है, ऐसा ही इस प्रिंसिपल पॉइंट के समान ही इस कैमरा के लेंस से धरातल की ओर जाएंगे, अपन धरातल की ओर जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे धरातलीय प्रधान बिंदु। जिस स्थान पर मिलेगा उसे बोलेंगे धरातलीय
प्रधान बिंदु, धरातलीय प्रधान बिंदु। ठीक है, इन बिंदुओं के नाम याद रखना। कैमरे के लेंस से नेगेटिव की सतह पर जो जाएगा पॉइंट, जहां पर टकराएगा उसे बोलेंगे प्रधान बिंदु P। ठीक है, और कैमरे के लेंस से उसके अपोजिट धरातल पर जाएंगे, जहां पर टकराएगा उसे क्या बोलेंगे, धरातलीय प्रधान बिंदु बोलेंगे। ठीक है, ग्राउंड प्रिंसिपल पॉइंट। इसी प्रकार यदि हम S से होते एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचे, S से होते हुए एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचे, ठीक है, तो यह फोटो नेगेटिव के एक बिंदु पर मिलेगी, जिसे अधो बिंदु कहा जाता है। एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे यहाँ पर, तो क्या मिलेगी, फोटो नेगेटिव की सतह पर जाकर के मिल जाएगी। इसका मतलब प्रधान बिंदु और जो जाकर के ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे उसे बोलते हैं नादिर पॉइंट। क्या बोलते हैं, नादिर पॉइंट, नादिर पॉइंट। तो इससे पता क्या चला कि प्रधान बिंदु और नादिर पॉइंट एक ही जगह पर जाकर के मिलते हैं। नादिर पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं अधो बिंदु। क्या बोलते हैं, अधो बिंदु। और धरातल पर ये जब जाकर के मिलेगा, ठीक है, धरातल पर ये जाकर के मिलेगा तो धरातल पर जाने वाले को भी बोलेंगे अधो बिंदु, अधो बिंदु। लेकिन वो अधो बिंदु कैसा होगा, धरातल का अधो बिंदु होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। नादिर पॉइंट जो नेगेटिव पर बनेगा और जो ग्राउंड पर बनेगा उसे बोलेंगे ग्राउंड नादिर पॉइंट। क्या बोलेंगे, ग्राउंड नादिर पॉइंट। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इस प्रकार ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ में पढ़ क्या रहे थे अपन, ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ की ज्यामिति। ठीक है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इस प्रकार ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ में प्रधान तथा अधो बिंदु एक दूसरे से मिल जाते हैं। ठीक है, प्रधान पॉइंट ये हो गया और अधो बिंदु ये हो गया। ठीक है, ये दोनों क्या मिलते हैं, एक जगह मिल जाते हैं, एक जगह मिल जाते हैं, जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव तलों की ज्यामिति समान हो जाती है। पॉजिटिव तल कौन सा होता है, पॉजिटिव तल होता है धरातल की तरफ। पॉजिटिव तल कहाँ पर होता है, धरातल की तरफ, पॉजिटिव। ठीक है, और नेगेटिव, नेगेटिव आपको पता है लेंस के पीछे होता है, और ये नेगेटिव तल होता है, नेगेटिव तल। इसके कारण क्या होते हैं, पॉजिटिव तल और नेगेटिव तल की जो ज्यामिति होती है इस लंब के कारण वो क्या हो जाती है, समान हो जाती है, बिल्कुल समान हो जाती है। किसमें, ऊर्ध्वाधर में, ऊर्ध्वाधर वायव फोटो में। जैसे ही हम लेंस को झुकाएंगे ये ज्यामिति क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, डिस्टॉर्शन हो जाएगा, तो नादिर पॉइंट अलग हो जाएगा। ठीक है, तो और कैमरे का जो लेंस के अलावा जो प्रधान बिंदु था वो अलग हो जाएगा। ठीक है, ये विचलित हो जाएंगे अपनी जगह से, नादिर पॉइंट अलग हो जाएगा, प्रधान बिंदु अलग हो जाएगा। लेकिन ऊर्ध्वाधर वायु फोटो में नादिर पॉइंट और प्रधान बिंदु दोनों एक जगह पर जाकर के मिल जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, ठीक है, इसके आगे देखते हैं कैमरा लेंस व नेगेटिव सतह के बीच। ये कैमरा लेंस और ये नेगेटिव सतह। ठीक है, कैमरा लेंस और नेगेटिव सतह के बीच, कैमरा लेंस और नेगेटिव सतह के बीच लंबवत दूरी को, जो कि ये तो थी S और ये क्या था यहाँ पर P, प्रधान पॉइंट। ठीक है, प्रधान पॉइंट। इन दोनों के बीच में जो लंबवत दूरी है, ये जो लंबवत दूरी है, इस लंबवत दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं, फोकस दूरी या फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है, और इसके अलावा कैमरा लेंस से चित्रित धरातल के बीच, ठीक है, चित्रित धरातल के बीच, कैमरा लेंस से चित्रित धरातल के बीच जो लंबवत दूरी होती है उसे कहा जाता है फ्लाइंग हाइट। क्या कहा जाता है, फ्लाइंग हाइट या उड्डयन तुंगता,
हिंदी में बोले तो उड्डयन तुंगता और इंग्लिश में बोले तो फ्लाइंग हाइट, फ्लाइंग HEIGHT। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैमरा लेंस और नेगेटिव की सतह के बीच, नेगेटिव की तल के बीच जो लंबवत दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फोकस दूरी या फोकल लेंथ। कैमरा लेंस तथा धरातल पर जो लंबवत दूरी पड़ती है, धरातल के बीच जो लंबवत दूरी पड़ती है उसे क्या बोलते हैं? फ्लाइंग हाइट या उड्डयन तुंगता कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। जो नादिर पॉइंट होता है और प्रधान पॉइंट जो होता है वो दोनों एक जगह होते हैं। किसमें? ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ में। ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ में विचलन हुआ जैसे कि अल्पतिर्यक और अतितिर्यक, तो ये दोनों पॉइंट अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। डिफरेंस बिटवीन मैप्स एंड एरियल फोटोग्राफ्स। एरियल फोटोग्राफ की ज्यामिति पढ़ ली। ज्यामिति हमेशा सही कौन से मैप में होगी, सही कौन सी फोटो में होगी? ऊर्ध्वाधर फोटो में होगी। बाकी जो भी फोटो आएगी, तिर्यक हो, अतितिर्यक हो, अल्प तिर्यक हो, उसमें ज्यामिति कभी भी एक समान नहीं मिलेगी। मैप की अलग मिलेगी और जो अपना जो वाया फोटो है उसकी अलग मिलेगी। लेकिन अगर ऊर्ध्वाधर वाया फोटो हुई तो ज्यामिति समान मिलेगी। अब डिफरेंस देखते हैं कि भाई वायव फोटो में एक तो ऊपर से एरोप्लेन से फोटो ली जाती है और जो मैप बनाते हैं अपन, इन दोनों में अंतर क्या है? थोड़ी सी क्लास है, ठीक है। वायव फोटो व मानचित्र मैप में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं अपन, ठीक है। तो एक चीज पढ़ना, मैंने बताया था कि वायव जो फोटो होती है वो किस पर बनाई जाती है? केंद्रीय प्रक्षेप पर बनाई जाती है। वायव फोटो किस पर बनती है? केंद्रीय प्रक्षेप पर बनती है, ठीक है। इसमें ऊंचाई दिखती है, ऊंचाई का पता चलता है कि यहाँ पर पहाड़ है या पठार है। लेकिन जो मैप होता है उसमें ऊंचाई का पता नहीं चलता। उसमें पता चलता है कि हाँ भाई मैप है अपने पास, एक स्केल है और मैप बना दिया अपन लोगों ने। उससे क्या बोलते हैं? ये किस पर बनता है? ये बनता है ऑर्थोगोनल पर, ऑर्थोगोनल, या उसे बोलते हैं लंब कोणीय प्रक्षेप पर बनता है। किस पर बनता है? ऑर्थोगोनल प्रक्षेप पर, लंब कोणीय प्रक्षेप पर। वायव फोटो केंद्रीय प्रक्षेप पर, मानचित्र लंब कोणीय प्रक्षेप पर। इसके अलावा जियोमेट्रिकली इनकरेक्ट होता है। वायव फोटो क्या होता है? ज्यामितीय रूप से गलत होता है। इसकी ज्यामिति बदलती रहती है, ठीक है। अगर ऊर्ध्वाधर फोटो भी लेंगे ना तो भी जो सेंट्रल पॉइंट होगा फोटो का उस पर थोड़ा बहुत तो विचलन होगा ही, क्योंकि धरातल क्या है अपना? गोल है। थोड़ा बहुत तो विचलन होगा ही नादिर पॉइंट में और जो प्रधान पॉइंट है उन दोनों के अंदर। तो ज्यामितीय रूप से क्या होता है? ये वायव फोटो गलत होती है। लेकिन ये ज्यामितीय रूप से क्या होता है? सही होता है। मानचित्र ज्यामितीय रूप से सही होता है और वायव फोटो ज्यामितीय रूप से गलत होती है। जैसे जैसे हम केंद्र से, फोटो के केंद्र से उसकी परिधि की ओर जाएंगे, जो डिस्टोर्शन है, जो विचलन है, वो क्या होता जाएगा? धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे ये हो गया, सेकंड नंबर पे ये हो गया। तीसरे नंबर पर देखते हैं। तीसरे नंबर पर होता है स्केल ऑफ फोटोग्राफी नॉट यूनिफॉर्म। जो पैमाना होता है फोटोग्राफी का वो भी क्या होता है? असमान होता है, असमान होता है। जैसे जैसे केंद्र से दूरी बढ़ती जाएगी पैमाने में भी जो डिफरेंस है वो आता जाएगा। लेकिन मैप का जो पैमाना होता है वो एक समान होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10,000 किलोमीटर ले लिया तो वो पूरे मैप का जो पैमाना होता है वो 1 सेंटीमीटर बराबर 10,000 किलोमीटर ही रहेगा। उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, पूरे मैप में होएगा। और इसमें हर 1 इंच पर, वायव फोटो में हर 1 इंच पर पैमाना क्या होता जाएगा? बदलता जाएगा। तो इसमें पैमाना क्या होता है? असमान होता है और मैप में पैमाना एक समान होता है। नेक्स्ट नंबर 4 देखिए। विवर्धन और लघुकरण किए जाने पर, इनलार्जमेंट और रिडक्शन करने पर इसकी जो सामग्रियां होती, इनमें जो भी दृश्य दिखाए जाते हैं
उनमें कोई भी कमी नहीं आती, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। एक एक छोटी सी फोटो है, उसे आप कितनी भी बड़ी बनवा सकते हो, ठीक है, बशर्ते उसका जो डॉट्स पर इंच है वो सही होना चाहिए, DPI, ठीक है, वो सही होना चाहिए, ठीक है। उसे आप छोटी से लेकर के बड़ी भी बनवा सकते हो। लघुकरण और विवर्धन में, लघुकरण व विवर्धन करने पर सामग्री जो कंटेंट होता है वो बदलता नहीं है, सामग्री बदलती नहीं है। लेकिन जब मैप का रिडक्शन या फिर एनलार्जमेंट करेंगे तो उसे फिर से बनाना पड़ेगा नए पैमाने के साथ, ठीक है। लघुकरण व विवर्धन नहीं किया जा सकता, किया तो जा सकता है, ये गलत है, किया तो जा सकता है, लेकिन करने पर, विवर्धन करने पर पुनः मानचित्र निर्माण करना पड़ेगा। जैसे ही लघुकरण या विवर्धन करेंगे मानचित्र का पुनः निर्माण करना पड़ेगा। और इसमें क्या है, छोटी सी फोटो है उसे बड़ा कर लो, बड़ी फोटो है उसे छोटा कर लो, कंटेंट उसमें वही रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। और इसे कहीं पर भी ले जाया जा सकता है, कहीं पर भी ले जाया जा सकता है, कहीं पर भी ले जाया जा सकता है, ठीक है। इसे कहीं पर भी नहीं ले जाया जा सकता भाई, ठीक है। इसको हम अगर ले जाओगे कहीं दूसरी जगह तो पैमाने में गड़बड़ हो जाएगी, स्केल में गड़बड़ हो जाएगी। इसके अलावा 5वां नंबर देखते हैं, अगम्य व अवाच्य क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए उपयोगी होते हैं। जहाँ पर कोई भी लोग नहीं रहता, जहाँ पर अगर हम हैं वो नहीं जा सकते, ठीक है। अगम्य व अवाच्य क्षेत्रों का, जहाँ पर कोई नहीं रहता, जहाँ पर नहीं जा सकते, वहाँ पर एक फ़ोटो ली और उसका अध्ययन कर लिया। लेकिन मैप में क्या होता है, वहाँ अगर हम नहीं जा सकते तो कठिन होता है मैप बनाना उस जगह का। क्यों? क्योंकि स्केल लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये भी पॉसिबल हो जाता है, कठिन है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कभी कभी बन जाता है अगम्य व अवाच्य क्षेत्र का। तो ये हो गया वायो फोटो और मानचित्र में डिफरेंस। एक बार फिर से देखते हैं, केंद्रीय प्रक्षेप पर बनती है वायो फोटो और ये लंबकोणीय प्रक्षेप पर बनते हैं। इसके अलावा ज्यामितीय रूप से वायो फोटो गलत होती है, मानचित्र ज्यामितीय रूप से सही होता है। वायो फोटो में पैमाना असमान होता है, लेकिन मानचित्र में पैमाना पूरे मानचित्र में एक समान ही रहता है, ठीक है, इसमें हर समय बदलता रहता है। नेक्स्ट है, वायो फोटो लघुकरण में विवर्धन करने पर सामग्री कोई बदलती नहीं है, ठीक है। लघुकरण और विवर्धन करेंगे, छोटा सा बड़ा कर ले और बड़े से छोटा कर ले, कोई भी सामग्री में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इसकी सामग्री में परिवर्तन होगा, इसलिए लघुकरण व विवर्धन करने पर इसको पुनः बनाया जाएगा, ठीक है। इसे पुनः नहीं बनाया जा सकता, बनाना नहीं पड़ता, ये कहीं पर भी ले जा सकता है। उसे ले जाने के लिए पैमाने में चेंज करना पड़ेगा या पैमाना खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये अगम्य व अवाच्य क्षेत्रों के लिए उपयोगी होता है। ये कठिन होता है लेकिन कभी कभी बन भी जाता है, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद। दोस्तों एक बात और बता दूं, इससे आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन वो भी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का ही होगा, ठीक है। तो हमारे चैनल पर बने रहिए। अधिक जानकारी के लिए आपको नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।